गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा कल का कुछ रिमेनिंग पोर्शन रह गया था। कल जैसे हमने डिस्कस किया था नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में, तो इसका पार्ट 2 है। जो हमने कल पढ़ा था वो पार्ट 1 था। पार्ट 1 वे इसलिए है क्योंकि एक साथ एक क्लास में जो लेंदी टॉपिक होते हैं वो हो नहीं पाते, इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये सारे जितने नेशनल प्रोग्राम लिखे हुए हैं इनको कंप्लीट कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ जो आज पहली बार इस चैनल में आए हैं। ये विजय पथ एकेडमी है जिसमें हम नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करा रहे हैं, और जितने भी एसबी कंडक्ट करा रहा है एग्जाम, जो हमारा पैरामेडिक्स के एग्जाम है उसमें सभी में इनकी क्लासेस कंटिन्यू हैं। जो अभी पीएनएसटी के भी स्टूडेंट है, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के भी स्टूडेंट है, जो अभी हमारा ईएसबी कंडक्ट कराने के लिए कुछ दिनों बाद नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, वो लोग भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश की सेपरेट क्लासेस चल रही हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं। या तो आपके कलीग हो या तो कोई भी परिचित के हो, दोस्त हो, भाई बंधु, जो भी, उनको आप इस चैनल को ज्वाइन करा सकते हैं। इसीलिए मैंने अभी कुछ हफ्तों के लिए सभी को ग्रुप एडमिन बना के रखा है। तो थैंक यू क्लास देखने के लिए। पहले तो आज हम इसको टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, फिर बाकी 1 मिनट का जो पोर्शन होगा उसमें मैं आपको कुछ चीजें और जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले अपन आते हैं हमारा जो रिव्यू ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, इसमें 9th नंबर तक हमने कल क्लास कंप्लीट कर ली थी। स्टार्ट होता है हमारा 10th से। तो इसमें क्या है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अच्छा, आपने जितने भी इस डिपार्टमेंट में है, जो कुछ गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, उन लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल पता होगा, और नहीं भी कर रहे हैं तब भी हमको शायद पोलियो के बारे में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ना पता हो। हाँ, ये नहीं पता होगा कि ये किस साल में इसकी लॉन्चिंग हुई थी, जिसका पायलट प्रोजेक्ट क्यों लाया गया। तो ये एक क्या था, इसमें मैंने एक चीज लिखी है, वीआईपी मतलब क्या होता है इसमें, हम सॉरी यूआईपी है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ये। जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ये कब लॉन्च हुआ था? 1978 में हुआ था लॉन्च। तो ये हो गया था, और कुछ दिनों के लिए इसे 6-7 सालों के लिए इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रखा गया। फिर ये पूरे देश में लागू कब करा गया था? ये 1985 में करा गया था। तो उसके बाद ये उसी का एक रूप था जो कि 1995 में स्टार्ट हुआ, जिसको बोलते हैं पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इनके सन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप को याद होगा कि पहले बहुत ज्यादा डेथ हुआ करती थी, चाहे किसी भी चीज से, चाहे वो फाइल एरिया से हो, चाहे मतलब जितने जितने भी, जैसे टीबी हो गया, इसमें 7 टाइप की बीमारियां आती हैं, जिसमें कि, ठीक है, तो जैसे अभी अपना डिस्कस कर रहे थे कि 7 टाइप्स की होती हैं। तो जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जितनी वेक्टर बॉर्न डिसीजेस थी, टीबी हो गया, बहुत सुना होगा आपने, इतनी कई सारी बीमारियां थी, डिप्थीरिया हो गया, मीजल्स हो गया, बहुत सारी बीमारियां थी जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के अंतर्गत आती थी, कि उनको क्योर करना है, उनके लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध है अपने पास। तो ये पहले तो ये लॉन्चिंग हुई कि ये बीमारियां हैं, फिर उनके अगेंस्ट क्या इम्यूनाइजेशन तैयार किया गया और इनका कंटिन्यू किया गया, इसलिए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है हमारा एनआरएचएम। एनआरएचएम के बारे में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी होगा जिसे ना पता हो। ये कब लॉन्च हुआ था? कब हुआ था? 2005 में। इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, इसका नाम ये, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा था। मैं चाह रही थी कि इसको, जब भी क्या होता है, जैसे हमने एनआरएचएम देखा तो हम थोड़ा सा खुद सोचते हैं कि हाँ, इसके बारे में तो मुझे पता है, ये कब हुआ था लॉन्चिंग। तो इसका कब लॉन्चिंग हुई थी? 2005 में आया था। तो इसमें शुरुआत में सिर्फ रूरल हेल्थ मिशन के नाम से था, क्योंकि ज्यादातर हमारा जो कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, तो हम यदि जड़ से खत्म करना चाहते हो, तो जब तक गांव कस्बे इनमें नहीं करेंगे तो हम अपने देश में उस चीज का अचीवमेंट कभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, मैं शायद एक चीज और भूल गई हूँ, पोलियो के बारे में एक चीज और बताना चाहती हूँ कि हमारा जो देश है 2000
2014 में पोलियो मुक्त हो गया है, पोलियो मुक्त हो चुका है। 2011 में हमारे देश में पहला लास्ट केस था जो पोलियो का मिला, और 3 साल लगातार इसके कोई केस नहीं मिले हैं। जब तक हम किसी भी बीमारी के लगातार 3 साल तक कोई केस नहीं पाते हैं, तो हम WHO के द्वारा इसका अनाउंसमेंट जो है 2014 में कर दिया गया कि जो इंडिया है वो पोलियो मुक्त है। तो इसमें यदि कोई डाउट हो कहीं हो, तो आप लोग कमेंट्स में जाके या तो ग्रुप में आके कहीं भी आप लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी होता है जब हम बार बार देखते हैं तो उस चीज की रिकॉल हो जाता है। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि 6 से 7 बार आ चुका है, 6 से 7 बार ESB ने पूछ चुका है। यदि आप 2018 से पेपर देखेंगे तो लगातार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडिया पोलियो मुक्त कब हुआ, इंडिया पोलियो मुक्त कब हुआ। अब देखिएगा एक क्वेश्चन अब ये आने वाला है, अभी जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं 2-3 एग्जाम में देखी कि ये पूछा जा रहा है कि जो टीबी है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है। फिर उसमें अभी पूछेंगे कि टीबी का जो लास्ट था कि कब हमको टीबी मुक्त करना है इंडिया को, तो 2025 गवर्नमेंट ने रखा है। टीबी मुक्त हो या ना हो, परंतु ये कंटिन्यू चल रहा है, तो आपको ये जो सन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रखना है। अभी एक और इम्यूनाइजेशन यूनिवर्सल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है जिसका इरेडिकेशन कब होना है, 2030 में, और वो शायद लेप्रोसी है। तो इन चीजों को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पहले तो हमारे प्रोग्राम चलाए गए थे, इनकी वैक्सीनेशन भी आई, अब इनके केसेस कम हो गए हैं, कुछ नई बीमारियां आने लगी हैं, तो इनसे हमको अब मुक्त होने की तरफ आ गए हैं, पर इनके सन अभी भी कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। फिर हम 12वें में आते हैं। 12वां है नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि कब आ गया था, ये 1975 में आ गया था। अब एक चीज और देखिएगा कि जो कैंसर था, मतलब पहले से ज्यादातर लोगों को हो रहा था, अभी तो हर 8वीं डेथ हमारे इंडिया में कैंसर के द्वारा हो रही। मतलब कि आप ये देखिए कि कितने ज्यादा जो मृत्यु दर है इससे कैंसर से बढ़ रही है, और उसके बहुत सारे कॉजेस हैं। तो कब आया था ये, 1975 में। अभी उसका नाम कब 2010 में, 2010 में इसका नाम क्या कर दिया गया है, नेशनल प्रिवेंट, इसको प्रिवेंट करना, मतलब इनको कम करना है, ठीक है। तो नेशनल प्रिवेंटिव, उसके साथ में क्या कर दिया जाए, ये है कार्डियक, कैसे मैं करूं, इसमें है कार्डियोवैस्कुलर, डायबिटीज, इसमें क्या था, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि 1975 में लॉन्चिंग हुई है। मतलब कि ये कंट्रोल, जैसे लिखा हुआ है ना कि कंट्रोल प्रोग्राम है, तो इसको कम करने के लिए इसका इस्टेब्लिश किया गया था। और अभी जो करंट में किस नाम से जाना जाता है, नेशनल प्रिवेंटिव, इसमें कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर, स्ट्रोक, ये 4 बीमारियां हैं, ये 4 बीमारियां हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये सब NCD वाली है। यदि आपने सुना होगा कि कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, तो उसमें अभी मैं IDSP जब समझाऊंगी ना, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। बस आप ये जानिए, ये अभी करंट में बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है कि 2010 में मतलब कि NPCDCS जो है वो कब लॉन्च किया गया था और किसके लिए है, खासकर किसके लिए, क्योंकि 2 बार C लिखा हुआ है, तो एक है कैंसर, एक है कार्डियोवैस्कुलर। कभी वो कार्डियक लिख देते हैं, कभी वो फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो हमको हर चीज पता होना चाहिए। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकते हैं, आप ये समझिए, चाहे उसके फुल फॉर्म से हो, चाहे उसकी डेफिनेशन से हो, चाहे उसके सन से रिलेटेड हो। यदि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है तो उसमें मान के चलिए कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का जो सन है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सन तो पक्का ही आता है। फिर उसमें कौन सी वैक्सीनेशन किसके लिए यूज की जाती है, कुछ भी पूछ सकता है। तो अलग अलग एग्जाम की सीवीआरटी पे डिपेंड करता है कि किस टाइप के क्वेश्चन करे जाएंगे। फिर अपन नेक्स्ट में आते हैं, तो 13वां है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ये 9
1998 है, ऐसा है, ठीक है, 1998 में आया था। और इसमें क्या था, अभी इसको टेलीमानस में कन्वर्ट कर दिया गया है 2020 में, ठीक है। टेलीमानस ऐसे कि टेली कंसल्टेशन के थ्रू इनका बहुत अच्छे से इलाज हो पाता है, क्योंकि इनको टच करने ऐसे करने की तो जरूरत होती नहीं कि इनका टेम्परेचर बढ़ा होगा कुछ, इनको जो बताना होगा, जैसे मैं आप से किसके माध्यम से जुड़ पा रही हूँ, कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ऐसे ही इनको ज्यादातर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, जो कि 2020 में इस चीज को रखा गया है और टेलीमानस के नाम से ये अभी जाना जा रहा। यदि ये कुछ पूछता है कि टेलीमानस जो है कौन से प्रोग्राम में लिया गया, तो आप याद रखिएगा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम किसके अंतर्गत आता है, टेलीमानस के अंतर्गत आता है। ये तो टेलीमानस किसके अंतर्गत आता है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के, जो कि इसकी लॉन्चिंग कब हुई है, 2020 में। किसको कम करने के, हमारे मेंटल हेल्थ। इसमें सिर्फ क्या करना है, जो मेंटली इल लोग हैं उनकी केयर करने के लिए है, ताकि आपने देखा होगा कि जो फील्ड लेवल पर है CHO को रखा गया इनको, ताकि ये घर घर पर पैलिएटिव केयर दे सके, मेंटल हेल्थ को ठीक कर सके। ऐसे लोगों को आप कहना चाहिए साइकेट्रिक के पास नहीं ला सकते हैं, क्योंकि साइकेट्रिक्स जो है एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। एक डॉक्टर से यदि पूरे जिले में 400 लोग भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो पर्टिकुलर किसी को ऐसे देख पाएंगे, और इसके केसेस कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, इसीलिए इसको हर जगह पे डायरेक्टली टेलीमेडिसिन के थ्रू भी ठीक किया जा रहा है। नेक्स्ट में आते हैं 14 है नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ऑक्यूपेशनल डिसीज। ये वैसा है कि जैसे हम जिस विभाग में डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ये उन सभी के लिए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है। और ये ऐसा भी है कि जो कहना चाहिए इसके बारे में ज्यादा लोगों को जागरूकता नहीं होती है। ये इसके लिए बनाया गया था कि हम अपने राइट्स को रख सके। हम किसी डिपार्टमेंट, जैसे हम नर्सिंग हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, हमारा ऐसा है कि हमारे साथ सिक्योरिटी को लेकर बहुत सी समस्याएं होती हैं। कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनकी निडिलिस्टिक इंजरी हो जाती है, जिससे हमारा स्टाफ इन्फेक्टेड हो जाता है। तो उसके लिए हमारा जो ऑक्यूपेशन, उसके लिए हमारे लिए क्या फायदे हैं। हम यदि किसी चीज से सफर करें, यदि हमको टीबी हो जा रही है, कोई ऐसी बीमारी लग रही है जो कि अस्पताल के द्वारा आई है, तो हमारे लिए सरकार क्या करेगी। तो ऐसा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, जो कि कब आया हुआ है, 1998 और 1999 में। इस चीज को भी ध्यान देना है। ये सभी डिपार्टमेंट का अपना अपना हो सकता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो अपने राइट्स को यहाँ रख सकते हो, उसके लिए है। और इसके लिए जो संविधान में जो कुछ नियम लागू होते हैं, ये भी 1947 में ये लागू हो गया था, जिसे शायद जैसे मजदूर श्रम रजिस्ट्रेशन ऐसा टाइप से कुछ कहते हैं, बहुत अच्छा नाम है उसका, ऑक्यूपेशनल इसमें डिसीज है, उसमें ऑक्यूपेशन ह्यूमन राइट्स टाइप से कुछ है उसका, जो कि इससे ही रिलेटेड है। उसी के थ्रू जब वो कंटिन्यू चलता रहा, तो जाके 1998 में 1999 में ये चीज आई, इतने दिनों के संघर्ष के बाद। अब हम 15 नंबर पे आते हैं, IDSP। IDSP का मतलब होता है इंटीग्रेटेड ठीक, इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम, जो कि कब आया है, 2004 में। इसका मेन उद्देश्य ये था कि हमारी जितनी भी तरह की बीमारियां हमारे अस्पताल में या हमारी कम्युनिटी में या जहां हम काम कर रहे हैं वहां पर हो रही हैं, उसकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग करना है और डायरेक्ट इसकी रिपोर्टिंग होना चाहिए। इससे क्या होता है कि वहाँ किस चीज की ज्यादा जरूरत है, वहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है उसको हम कैसे सुधार ला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसमें इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम था, जितनी भी तरह की, चाहे वो टीबी हो, चाहे इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड, चाहे वो फाइलेरिया, चाहे कोई भी लोकल प्रेविलेंट डिसीज हो, चाहे स्कैबीज ही वहाँ के लोग को हो रही हो, कोई भी ऐसी बीमारी हो रही है जिसकी वजह से वहाँ के लोग अफेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का हेल्थ सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से क्या होता है वहाँ उस चीज पे डिसीज बर्डन बोला जाता है, कि उस चीज पे हमारे, जैसे हमारे यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर, जैसे कि यहाँ के लोगों को मैंने कल बताया था कि रीवा में हाथी पांव की समस्या, मतलब फाइलेरिया बहुत ज्यादा होता है।
तो वहाँ कुछ ऐसा होगा, वहाँ लोग ना पानी में के अंदर जाकर उसकी बुआई करते हैं, चावल की बुआई करते हैं, फिर पानी में ज़्यादा रहते हैं, या तो कुछ हाइजीन सैनिटेशन से रिलेटेड समस्या होगी कि केयर नहीं कर पाते हैं, पर्सनल हाइजीन के बारे में नहीं जानते, जो भी हो। या तो वो जो कहना चाहिए वो फीता कृमि होता है एक तरह का, जिसकी वजह से वर्म होता है, जिसकी वजह से बीमारी होती है, तो वहाँ उस चीज़ की ज़्यादा प्रेजेंस होगी, जो ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करती है। तो कोई भी लोकल प्रेविलेंट डिसीज होगी जिसकी वजह से वहाँ डिसीज बर्डन बढ़ रहा है, तो उसकी मॉनिटरिंग होती है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चलता है, तो उस इलाके में उस चीज़ की मेडिसिन, उस चीज़ से रिलेटेड हेल्थ वर्कर, उस चीज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ दी जाती है। इसीलिए इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम। इससे सर्विलेंस भी होता है, मॉनिटरिंग भी होती है। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि पूरी रिपोर्टिंग कहाँ तक, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तक जाती है। फिर हम आते हैं 16 में नेशनल वाटर सैनिटेशन प्रोग्राम 1954। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, इसमें सिर्फ क्या उद्देश्य था कि लोगों तक स्वच्छ सही पानी मिले, लोगों तक। जैसे अभी हर घर नल हर घर जल योजना, ये एक थीम रख दी जाती है कि ये थीम के बेस पर इस साल को हम रखेंगे। अभी एक एग्जाम हुआ था जिसमें वो पूछा गया था कि इस योगा दिवस नहीं, पृथ्वी डे पर जो हमारा अर्थ डे मनाते हैं, उस डे की थीम क्या थी। तो इतनी छोटी छोटी चीजों की थीम पूछ लेते हैं। ऐसे जैसे नेशनल वाटर सैनिटेशन प्रोग्राम, तो इनका जो वो होगा कि इस साल की इसकी थीम क्या है। तो ऐसे ही हर घर नल हर घर जल, इसकी अभी लगातार 2-3 साल से ये थीम चल रही थी। फिर कुछ पानी बचाओ, ठीक है, जीवन बचाओ, ऐसे जो थीम चलती हैं तो उस पे चलती जाती हैं और ये प्रोग्राम रन करते जाते हैं। तो इसमें था कि जैसे डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, जो वाटर बॉर्न डिसीज है उनको कम करने के लिए ये वाटर सैनिटेशन प्रोग्राम चलाया गया था, जो कि 1951 में। क्योंकि आप ये देखिए 24 आवर में हम सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, वाटर। अब यदि पानी ही साफ नहीं होगा, यदि मनुष्य स्वस्थ नहीं होगा, तो स्वस्थ जीवन ही एक स्वस्थ देश और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा हेल्थ सिस्टम, हमारी पूरी कम्युनिटी अफेक्ट होती। इसीलिए वाटर पे बहुत शुरुआत में 1954 में ही इस पर काम किया गया था। लास्ट में हम आते हैं इसमें 17 है नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, जो कि कब आ गया था। ये आप यदि इसमें से कुछ मेरे एज के होंगे, या तो मेरे से कुछ बड़े होंगे, मेरे से कुछ छोटे होंगे, तो आपने देखा होगा कि आज से 15 साल पहले लोगों को बहुत ज्यादा आंखों वाली बीमारी होती थी। आंखों में रेडनेस, कॉर्निया रेडनेस, इचिंग, मतलब जब देखो तब आंख से रिलेटेड बहुत। अभी ये ज्यादा समस्या नहीं रह गई। धीरे धीरे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बहुत स्ट्रांग हो गया। उस पे कहना चाहिए, जैसे अभी एक कैटरेक्ट हुआ, सभी जगह पे ऑपरेशन होने लगे, जिला अस्पतालों में होने लगे। इस पे कहना चाहिए 15 साल 10 साल पहले बहुत ज्यादा, मतलब ये अभियान के रूप में थे। हर जगह कहीं भी ऑपरेशन हो जाते थे, लोग को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया और ऑपरेशन हो जाते थे। क्योंकि 2-3 बार इस पे डेथ हो गई, लोग पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए, तो अभी इस चीज पे ऐसे मतलब कैंप लगाकर इस पे काम नहीं किया जाता। अब जो ठीक ठाक अस्पताल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, जहाँ पूरी ओटी की सुविधाएं हैं, वहीं मतलब एक पर्टिकुलर और डेजिग्नेटेड प्लेस पर ही अब किया जाने लगा। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था, कंट्रोल ब्लाइंडनेस था, अभी हो गया नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। सिर्फ इसमें एक चीज आई है 2017 में वी आई, इसको बोलते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट, ये भी जुड़ गया इसके साथ। जो विजुअल इम्पेयरमेंट वाले हैं वो भी इसी के, पहले सिर्फ ब्लाइंडनेस था, अब क्या गया विजुअल इम्पेयरमेंट, ये भी इसी के अंतर्गत आ गया है। तो इस चीज को अपने को ध्यान देना है। सिर्फ हमको सन याद रखना है। अगर वो चीज दोबारा रिवाइज हो गई है तो उसका सन याद रखना है। पहले किस नाम से थी वो याद रखना है, अब किस नाम से हो गई है वो याद रखना है।
तो थैंक यू कि आप लोगों ने इसको कंटिन्यू किया। मैंने कल इसकी पीडीएफ ऑलरेडी डाल दी थी। कल हम कोई अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे, फिर उसके बारे में, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी।